जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ पर हम कवर करेंगे परिवहन मार्ग जाल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का विकास किस तरीके से हुआ है। इसको हम इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो, ज्योग्राफी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आप ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना होगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं और ये मेरे कॉलिंग नंबर हैं 7891350470। इसके थ्रू आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि परिवहन मार्ग जाल का विकास किस तरीके से हुआ है। परिवहन मार्ग अनेक स्थानों को मिलाते हुए एक जाल का रूप धारण करता है। ठीक है भाई, जो परिवहन मार्ग है वो अलग अलग बिंदुओं को या अलग अलग स्थानों को जोड़ते हुए एक जाल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ से सड़क जा रही है, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, तो भाई ये जो सड़क है इस तरीके से घूम फिर रही है। तो इससे क्या बना रही है, ये एक नेटवर्क बना रही है, एक जाल बना रही है ये। ठीक है, तो परिवहन मार्ग अनेक स्थानों को मिलाते हुए एक जाल का रूप धारण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवहन मार्ग का जाल कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहते हैं, जिसका विकास भूविन्यासित आर्थिक संगठनों की स्थानिक अंतःक्रिया की जटिल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है इसका जो विकास है वो भूविन्यासगत आर्थिक संगठन, भूविन्यासगत आर्थिक संगठनों की स्थानिक अंतःक्रिया की जो जटिल प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम परिवहन जाल के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि परिवहन जाल के कौन कौन से तत्व हैं। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो परिवहन जाल की जो तत्व है उसमें इसका सबसे पहला तत्व आता है जिसको हम केंद्र कहते हैं, केंद्र, सेंटर। ठीक है, जिसको नोड्स भी बोला जाता है, NODS। ठीक है, तो चाहे आप इसको नोड्स कह दो चाहे केंद्र कह दो, बात एक ही है। तो परिवहन जाल का जो पहला तत्व जिसको हम यहाँ पर केंद्र बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में नोड्स कहा जाता है, केंद्र को वर्टिसेस भी कहा जाता है, जिसको स्मॉल v के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, पिछली 2-3 क्लासों में हम स्मॉल e और स्मॉल v इन दोनों शब्दों का बहुत सारी बार प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर स्मॉल v का मतलब होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है केंद्र, जिसको हम नोड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, मैंने अभी पिछली 2-3 क्लासों में आपको अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश किया था कि भाई V का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में आपको E और V दोनों काउंट करना भी समझाया था। जैसे सपोज डेट ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, अब यदि इस नेटवर्क में हम V की संख्या काउंट करें, जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं, उनकी संख्या को काउंट करें, तो वर्टिसेस किस तरीके से काउंट किया जाएगा। अब देखो, एक तो ये हो गया केंद्र, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। ठीक है, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां हो गया, ये हो गया। तो इस नेटवर्क में ये जो मैंने आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाया है, इसमें वर्टिसेस की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। मतलब V का मान यहाँ पर कितना है, टोटली कुल मिलाकर 11 है। कितना है, 11 है। ये केंद्र है। केंद्र का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में केंद्र का मतलब क्या होता है। केंद्र का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की एक नई शुरुआत हो रही है। भाई यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क शुरू हुआ, ये जो बिंदु है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की एक नई शुरुआत हुई। एक तो इस साइड हो गई, एक इस दिशा में हो गई, एक इस दिशा में हो गई। इस बिंदु से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की शुरुआत या तो इस दिशा में हो गई या इस दिशा में हो गई। इस बिंदु से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की शुरुआत इस दिशा में भी हो गई, इस दिशा में भी हो गई। इस बिंदु से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की शुरुआत इस दिशा में भी हो गई और इस दिशा में भी हो गई। तो वर्टिसेस एक ऐसा बिंदु होता है
जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की नई शुरुआत होती है। ठीक है, वर्टिसेज, शीर्ष, संगम स्थल कह सकते हैं, प्रतिच्छेदन केंद्र आदि जहाँ संचरण प्रारंभ होता है या अंत होता है। ठीक है, अब ये जो वर्टिसेज है ना, ये एक सिंगल पॉइंट पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर है। ये संगम स्थल पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर संगम स्थल है। ये दो मार्ग हैं, इन दोनों मार्गों को जोड़ने का काम कर रहा है ये प्रतिच्छेदन वाले बिंदु पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, जहाँ पर 6 अलग अलग दिशाओं से रास्ते आकर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये शीर्ष पर भी हो सकता है, संगम स्थल पर भी हो सकता है और प्रतिच्छेदन के केंद्र पर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वर्टिसेज होता है ना, जो केंद्र होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की शुरुआत भी हो सकती है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का एंड भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट इस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की शुरुआत यहाँ से हुई तो ये यहाँ चलकर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ से चलकर यहाँ पर ही ख़त्म होगा भाई। सपोज दैट ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, आप यहाँ पर रहते हो, आपका दोस्त यहाँ पर रहता है, आपने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ तक आए, अब आपको तो यहाँ पर ही जाना है तो आपका तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया। आपके दोस्त को यहाँ तक जाना है तो आपके दोस्त का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, और आपके तीसरे दोस्त का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो वर्टिसेज होती है ना, एक प्रारंभ भी होता है उससे और अंत भी होता है उससे। ठीक है, अब हम संयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनको हम लिंकेजेस बोल सकते हैं, जिसको हम एग्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम कड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम संयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि संयोजन क्या होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, संयोजन जिसको हम लिंकेजेस या लेडजेस या फिर कड़ी या फिर एजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, संयोजन क्या हो गया? संयोजन। ठीक है, अब संयोजन को हम लिंकेजेस भी कहते हैं, लेडेज भी कहते हैं, कड़ी भी कहते हैं, एजेस भी कहते हैं और एज भी कहते हैं। ठीक है, जो संयोजन होता है इसको स्मॉल ई के द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान रखना, केंद्र को या वर्टिसेज को स्मॉल वी के द्वारा दिखाया जा रहा था, जबकि संयोजन को हम स्मॉल ई के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है प्रारंभ व अंतिम केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, जिस मार्ग या पथ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, दो केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, दो केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, दो केंद्रों को मिलाने वाली जो सड़क होती है ना, उस सड़क को या उस रेखा को हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं, कड़ी कहते हैं, एजेस कहते हैं या स्मॉल ई कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर V1 और V2 ये दो केंद्र है, इनको जोड़ने वाली जो ये रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे या स्मॉल ई कहेंगे। वहीं यदि हम डिस्कस करें इस वाले डायग्राम में, तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे साथियों, यहाँ पर इन दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, इन दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, इन दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, इन दो केंद्रों को, ठीक है, इन दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, इन दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, तो ये दो बिंदुओं को जोड़ने का काम करती है। तो जो संयोजन होता है, जो एजेस होती है या जो स्मॉल ई होता है, ये क्या काम करता है? दो केंद्रों को या दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ने का या दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो टोटली कुल मिलाकर आपको ई का और वी का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि V का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है। यदि मैं किसी डायग्राम में आपको E और V काउंट करने के लिए कहूँ तो वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से काउंट कर सकते हैं। यदि आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको ज़रूर हमारी पिछली वाली 2 क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि जो पिछली 2 क्लासेस थी जहाँ पर हमने परिवहन विकास के मॉडलों के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने परिवहन के विकास के अलग अलग मॉडल दिए थे। तो वहाँ पर हमने डायग्राम बना बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की थी कि परिवहन के विकास के मॉडल किस तरीके से। उन परिवहन विकास के मॉडलों में हमने ई को काउंट करना भी सीखा था और वी को काउंट करना भी सीखा था कि यदि हम किसी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ई का मान काउंट करते हैं तो किस तरीके से काउंट करेंगे, और यदि वी का मान काउंट करते हैं
तो किस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ई का और वी का दोनों का मान बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको काउंट करना आ ही गया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ आपको कि दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा या दो केंद्रों को जोड़ने वाली सड़क या दो स्थानों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है, ई कहलाती है। अब हम यहाँ पर आरेख या ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। यह ग्राफ मार्ग जाल उसकी संयोजकता का प्रतीकात्मक रूप से क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जो ग्राफ होता है, ग्राफ मार्ग जाल या उसकी संयोजकता का क्या करता है, प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा परस्पर जुड़े हुए केंद्रों के समूह को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से देखो ये वाली जो लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के द्वारा परस्पर जुड़े हुए केंद्रों के समूह को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये है कोई, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये बिंदु हो गए, ये बिंदु हो गए, ये केंद्र 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 हो गए। तो इन केंद्रों को, ठीक है, यहाँ पर केंद्र भी हैं, साथ ही साथ में इन दोनों केंद्रों को, दोनों वर्टिसेस को जोड़ने का काम कौन कर रही है, एजेस कर रही है, ई कर रहा है। तो इन सभी को मतलब वी को और ई को बिल्कुल सरलतम रूप से प्रदर्शित किया जाता है किसमें, ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ सिद्धांत की उत्पत्ति का श्रेय लियोनहार्ड यूलर महोदय को दिया जाता है। ठीक है, एक विद्वान थे लियोनहार्ड यूलर महोदय। ठीक है, तो जो लियोनहार्ड यूलर महोदय थे, इनको श्रेय दिया जाता है ग्राफ सिद्धांत की उत्पत्ति का। ठीक है, तो ग्राफ सिद्धांत की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है, वो विद्वान है लियोनहार्ड यूलर महोदय। ठीक है ना, तो लियोनहार्ड यूलर महोदय है, इनको प्यारे साथियों किसका श्रेय दिया जाता है, ग्राफ सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है। ग्राफ का उद्देश्य संरचना को प्रस्तुत करना है, न कि मार्ग जाल के वास्तविक माप को। ठीक है भाई, जो ग्राफ है ना उसका उद्देश्य क्या है, संरचना को प्रस्तुत करना, न कि मार्ग जाल के वास्तविक माप को। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्राफ के प्रकार के बारे में। ग्राफ बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ कौन कौन से प्रकार का हो सकता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्राफों के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है समतल या तलीय आरेख, जिसको हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। जब ग्राफ के समस्त प्रतिच्छेदनों को केंद्र के रूप में माना जाए तो समतल ग्राफ कहलाता है। ठीक है भाई, जब ग्राफ के समस्त प्रतिच्छेदनों को, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है, जैसे एक मार्ग ये है, एक मार्ग ये है, दो मार्ग हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि भाई यहाँ पर प्रतिच्छेदन का केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन का केंद्र कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर दो मार्ग आपस में मिल रहे हैं। जब ग्राफ के समस्त प्रतिच्छेदनों को केंद्र के रूप में माना जाए तो एक समतल ग्राफ कहलाता है। जब यह एक सतह के भीतर स्थित होता है तो इसकी सांस्थितिकी द्विआयामी, टू डायमेंशियल होती है। ठीक है, समस्त स्थलीय मार्ग प्राय तलीय ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको केवल सिंपल से तरीके से ध्यान में रखना है कि जब ग्राफ के समस्त प्रतिच्छेदनों को केंद्र के रूप में माना जाता है, जब ग्राफ के समस्त प्रतिच्छेदनों को केंद्र के रूप में माना जाए तो उससे जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं समतल ग्राफ कहते हैं। जब यह एक सतह के भीतर स्थित होता है, जब यह एक सतह के भीतर होता है तो इसकी सांस्थितिकी कैसी होती है, द्विआयामी होती है, टू डायमेंशियल होती है। जितने भी स्थलीय मार्ग होते हैं ये सामान्यतः तलीय ग्राफ होते हैं। क्या होते हैं, तलीय ग्राफ होते हैं। इसमें हमें सामान्यतः इस तरीके का, जितने भी प्रतिच्छेदन के केंद्र हैं उनको क्या माना जा रहा है, यहाँ पर केंद्र के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं असमतल या अतलीय आरेख के बारे में, जिसको हम नॉन प्लेस ग्राफ कहते हैं। जब ग्राफ, ध्यान से सुनना,
जब ग्राफ में दो अथवा अधिक मार्गों के प्रतिच्छेदन पर कोई भी केंद्र स्थित नहीं हो तो असमतल ग्राफ कहलाता है। भाई लोगों, जो समतल ग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि प्रतिच्छेदन पर केंद्र होता है, या जो प्रतिच्छेदन होता है उसको केंद्र के रूप में माना जाता है। किसमें? समतल ग्राफ में या समतल आरेख में। जबकि जो असमतल आरेख होता है या जो असमतल ग्राफ होता है उसमें प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में नहीं माना जाता। बस केवल इतना अंतर है, ध्यान से सुनना, कि जब ग्राफ में दो या अधिक मार्गों के प्रतिच्छेदन पर कोई भी केंद्र स्थित नहीं हो तो असमतल आरेख कहलाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और अब आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ सुनना है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, कि जब प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में माना जाता है, जब प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में माना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समतल ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ग्राफ कहते हैं। जिस ग्राफ में क्रॉसिंग पॉइंट को या प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र के रूप में माना जाता है तो उसको हम समतल ग्राफ कहते हैं। वहीं जब प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में नहीं माना जाता तो उसको हम असमतल ग्राफ कहते हैं। तो असमतल ग्राफ में प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में नहीं माना जाता, जबकि समतल ग्राफ में प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में माना जाता है। ये मेजर डिफरेंस है किस किस के बीच में? समतल और असमतल ग्राफ के बीच में। ठीक है, इसका कारण सांख्यिकी में तीसरा आयाम है। एक असमतल ग्राफ में समतल ग्राफ की अपेक्षा अनेक संभावित मार्ग होते हैं। ठीक है भाई लोगों, जो एक असमतल ग्राफ होता है उसमें समतल ग्राफ की तुलना में बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं। इसमें मार्गों के प्रतिच्छेदन पर केंद्र नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो समतल ग्राफ होता है उसमें प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में माना जाता है, जबकि असमतल या अतलीय ग्राफ में प्रतिच्छेदन को केंद्र के रूप में नहीं माना जाता है। पहला मेजर डिफरेंस जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, असमतल ग्राफ में समतल ग्राफ की अपेक्षा अनेक संभावित मार्ग विद्यमान रहते हैं। तो संभावित मार्गों की संख्या असमतल ग्राफ में समतल ग्राफ की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये दो सबसे बड़े मेजर डिफरेंस हैं समतल ग्राफ और असमतल ग्राफ के बीच में, जिनके बारे में आपको हर हाल में पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं ओरिएंटल ग्राफ के बारे में, दिशाभिमुख आरेख के बारे में। इस प्रकार के आरेख में मार्गों की दिशा दर्शाई जाती है। ठीक है, मार्गों की दिशा दर्शाई जाती है प्यारे साथियों। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इस तरीके से मार्गों की दिशा दर्शाई जाती है। ठीक है, मार्गों की दिशा का मतलब है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसमें इस तरीके से एरो बना दूँ, ठीक है, इस तरीके से एरो बना दूँ तो आप समझ जाओगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन आरेखों से पता चल रहा है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या समझ जाओगे कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। तो जो दिशा युक्त आरेख होते हैं उन आरेखों के माध्यम से हमें दिशा के बारे में पता चल जाता है कि अब हमें आगे कौन सी दिशा में जाना है और हम फिलहाल कौन सी दिशा में चल रहे हैं। जैसे ये जो आरेख है फिलहाल में दिशा विहीन आरेख है, इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि कौन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन यदि मैं इसमें कुछ इस तरीके से निशान बना दूं तो अब आपको 100% पता चल रहा होगा कि अब हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, फिर 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 इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन के सिंबल है इनसे हमें पता चलता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो दिशा युक्त आरेख होते हैं इनमें आरेखों के द्वारा दिशा के बारे में पता चल जाता है। जो दिशा युक्त आरेख होते हैं इनमें हमें आरेख को देखकर ही पता चल जाता है कि किस दिशा में जाना है। जबकि जो दिशा विहीन आरेख होते हैं इस प्रकार के ग्राफ में मार्गों की दिशा नहीं दिखाई जाती। ठीक है, तो दिशा युक्त ग्राफ में मार्गों पर दिशा दिखाई जाती है, जबकि दिशाविहीन आरेख में मार्गों की दिशा नहीं दिखाई जाती। जैसे कि इस ग्राफ में हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी दिशा में जाना है, हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं।
ठीक है। वृक्षनुमा आरेख, वृक्षनुमा आरेख में क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं एक वृक्ष के भांति। जिस तरीके से एक वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो वृक्षनुमा आरेख होता है, इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, बहुत सारी अलग अलग कह सकते हैं टहनियाँ निकली हुई होती हैं। जैसे एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं ना, तो उसी तरीके से इस ग्राफ में भी, इस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में भी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं। जैसे ये एक मेजर मार्ग है, इसमें 2 शाखाएं निकल गई, ये मेजर मार्ग, इसमें 2 शाखाएं, फिर इसमें 2 शाखा, फिर इसमें 2 शाखा, फिर इसमें 2 शाखा, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, इस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। दूर से देखने पर ये किसकी तरह दिख रहा है, एज इट इज एक पेड़ के समान दिख रहा है, हमें एक वृक्ष के समान दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, वृक्ष नुमा आरेख कह देंगे, ट्री ग्राफ कह देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें निर्माणकर्ता की लागत बहुत कम होती है, उपयोगकर्ता की लागत अधिक होती है, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल वाली क्लास में पढ़ने वाले परिपथ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सर्किट के बारे में। यदि आप इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी को तैयार करना चाहते हो, ज्योग्राफी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस में बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।